हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MP मिस्यू। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं डेंगू। गाइस, डेंगू 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल लगभग आते ही है, नहीं तो ये 2 मार्क्स में तो ज़रूर आएगा। वैसे का एक साथी चिकनगुनिया, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो गाइस, डेंगू इस कॉज बाय आर्थ्रोपॉड्स अर्बोवायरल इन्फेक्शन है। आर्थ्रोपॉड्स अर्बोवायरल इन्फेक्शन है और ये फ्लेवी वेराइटी को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? फ्लेवी वायराइडी को बिलोंग करता है। और ये एनवेलप्ड वायरस है। कैसा है? एनवेलप्ड वायरस है। एनवेलप्ड वायरस है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेंगू का वेक्टर कौन है। इसका वेक्टर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेंगू का जो वेक्टर है वो है एडीज मॉस्किटो, एडीज एगेप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, ये दो। ठीक है। और ये डे टाइम पे कॉज करते हैं। किस टाइम पे कॉज बाइट करते हैं? डे टाइम पे बाइट करते हैं। ठीक है। एडीज एगेप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस। जो मलेरिया वो प्लाज्मोडियम डिसीज़ है। ये आर्थ्रोपॉड्स है। अर्बोवायरल इन्फेक्शन भी हम इसको बोलते हैं, अर्बोवायरल इन्फेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। फ्लेवी वायराइडी फैमिली को बिलोंग करता है। और ये जो एनवेलप्ड वायरस होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और जिसका वेक्टर होता है वो होता है एडीज एगेप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। ये डे टाइप पे बाइट करता है। ठीक है। जो एडीज एगेप्टी है ना, इसको हम नर्वस फीडर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको नर्वस फीडर? क्योंकि ये नर्वस फीडर, इसको हम नर्वस फीडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपनी मील कंप्लीट करने के लिए, मील कंप्लीशन के लिए ये मल्टीपल टाइम बाइट करता है। ठीक है। एक बार में इसका पेट नहीं भरता, मल्टीपल टाइम बाइट करता है तब इसका पेट भरता है। और मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर है एडीज एगेप्टी। मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर। ठीक है। एक्सटर्नल इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? एक्सटर्नल इंक्यूबेशन पीरियड का पहले मतलब मैं आपको बताऊँ। एक्सटर्नल इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। एक्सटर्नल इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जैसे इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो वो डेंगू का वेक्टर हमारे शरीर में कब आया और कितना दिन रहने के बाद उसने सिम्टम्स शो करे, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। एक्सटर्नल इंक्यूबेशन पीरियड है कि मच्छर कितने दिन बाद इन्फेक्टेड होगा इस आर्थ्रोपॉड से। ठीक है। तो वो होता है 8 to 10 डेज। ठीक है। मान लीजिए मच्छर ने कहीं भी फीड किया, उसको डेंगू रहा होगा तो वो वेक्टर ब्लड मिल के थ्रू मच्छर के अंदर गया होगा। मच्छर 8 से 10 दिन में इन्फेक्टेड होगा और मच्छर जब एक बार इस डेंगू वेक्टर से या फिर इस आर्थ्रोपॉड से इन्फेक्ट हो जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और 8 से 10 दिन को उसको इन्फेक्ट होने में लगता है। ठीक है। ट्रांसमिशन साइकिल क्या होती है? इसकी ट्रांसमिशन साइकिल बहुत सिंपल है। ट्रांसमिशन साइकिल एडीज मॉस्किटो टू मैन, ये है इसकी ट्रांसमिशन साइकिल। ठीक है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस के लिए सबसे पहले आप जानिए कि डेंगू के सीरोटाइप्स कितने होते हैं। डेंगू के 5 सीरोटाइप्स होते हैं। डेंगू के सीरोटाइप्स की बात करते हैं। डेंगू के सीरोटाइप्स मेनली तो 4 होते हैं, 1 से 4 तक। मगर जो 5वां है 5, ये अभी 2013 में डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे? बैंकॉक में।
तो ये 5 इसके सेरोटाइप्स हैं। पैथोजेनिस में आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? जब कोई पेशेंट डेंगू वेक्टर से पहली बार इन्फेक्ट होता है, इनमें से कोई सी भी सेरोटाइप से, किसी भी सेरोटाइप से, मान लो डेंगू से ही इन्फेक्ट हो गया, तो जब पहली बार इन्फेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, मगर जब कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों बाद जब वापस इन्फेक्ट होगा, अब इस बार किसी और सेरोटाइप के कारण, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा। प्राइमरी इन्फेक्शन डेन 1 से डेन 5 तक है इन्फेक्टेड। मान लीजिए डेन 2 से पहली बार पेशेंट फर्स्ट टाइम पेशेंट इन्फेक्ट हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगा? अब डेन 2 को छोड़ दो, ठीक है, डेन 2 को छोड़ दो, अब डेन 1, 3, 4, 5 इनमें से भी किसी से इन्फेक्ट हुआ कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद, ठीक है, मंथ्स और ईयर लेटर, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन में दोनों अलग अलग सेरोटाइप्स आएंगे। ठीक है, ये होता है। तो बस अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट डेंगू इन्फेक्शन। ठीक है, तो गाइस जब डेंगू वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो 2 तरह की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाती है। एक होती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, एक होती है नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ठीक है, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है ना, ये इन्फेक्टिव एज वेल एज नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मान लीजिए कहाँ था, डेन 2 इन्फेक्टिव था, तो डेन 2 के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, और डेन 1, डेन 3, डेन 4, डेन 5 जो कि नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स हैं उनके अगेंस्ट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है इन्फेक्टिव के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ठीक है, और ये लॉन्ग लाइफ रहेंगी। लॉन्ग लाइफ रहेगी मतलब डेन 2 जो कि इन्फेक्टिव सेरोटाइप था वो बॉडी में एंटर किया, उसके अगेंस्ट में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। अब ये लॉन्ग लाइफ हमेशा हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी और प्रोटेक्टिव नेचर की होंगी। मगर जो नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स के अगेंस्ट जो प्रोड्यूस हुई ना, ये कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगी, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा लगता है। मगर जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स थे उनके अगेंस्ट प्रोड्यूस होगी। मतलब यहाँ पे देखो डेन 2 था इन्फेक्टिव सेरोटाइप, हम मान के चलते हैं डेन 2 हमारा इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स है, तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो है वो डेन 2 की भी अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी जो कि इन्फेक्टिव है, और जो अदर नॉन इन्फेक्टिव है डेन 1, डेन 3, डेन 4, डेन 5 उनके अगेंस्ट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, ये लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट डेन 2। मगर जो नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स के अगेंस्ट जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगी। अब जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी। नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी, नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इसलिए ये हेट्रोटिपिक नेचर की होती है। हेट्रोटिपिक नेचर की होती है। हेट्रोटिपिक नेचर का मतलब
ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इन्फेक्टिव सेरोटाइप्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है, मगर जो न्यूट्रलाइजिंग थी वो इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव दोनों के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये दो प्रकार की एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होती है। अब हम पढ़ेंगे डेंगू के क्लासिफिकेशंस के बारे में, डेंगू के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो डेंगू के मेनली दो क्लासिफिकेशन है, एक है 2009 क्लासिफिकेशन और एक है 1997 जो कि WHO क्लासिफिकेशन, दोनों WHO क्लासिफिकेशन है। तो दो क्लासिफिकेशन है, एक है 1997 WHO क्लासिफिकेशन, एक 2009 WHO क्लासिफिकेशन। 1997 है वो ट्रेडिशनल है, पुराना, इसलिए उन्होंने उसको ट्रेडिशनल नाम दे दिया, ठीक है। ये जो है ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है और इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। ये जो 1997 का जो WHO क्लासिफिकेशन, इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक तो है डेंगू फीवर, एक है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, अभी जो डेंगू फीवर होता है ये बाइफेजिक फीवर होता है, ठीक है। इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं और सैडल बैग फीवर भी बोलते हैं। बाइफेजिक फीवर मतलब सुबह तेज़ रहेगा, शाम को कम रहेगा, दोपहर को तेज़ रहेगा और रात को कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, ऐसा ये होता है। तो डेंगू फीवर बाइफेजिक फीवर है। ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं इसको। ब्रेक बोन फीवर क्या बोलते हैं? जो मॉर्निंग के समय जो फीवर होता है ना, उसके कारण बोन बहुत ज़्यादा दर्द करती है, बहुत ही ज़्यादा बोन दर्द होती है, ठीक है। और सैडल बैग फीवर बोलते हैं, बैक पेन बहुत होता है, सैडल बैक फीवर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा होता है और रैशेस देखने को मिलेंगे, फोड़े वाले रैशेस देखने को मिलेंगे, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस जिसको बोलते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस देखने को मिलेंगे चेस्ट, मेनली चेस्ट रीजन में, मेनली चेस्ट रीजन। तो मेनली चेस्ट रीजन्स में देखे जाएंगे। जो हमारा दूसरा स्टेज वो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें जो हाई फीवर है, जो बाइफेजिक फीवर, ये कंटिन्यूस रहेगा और ये और ज़्यादा हो जाएगा। फीवर कंटिन्यूस रहेगा, हिपैटोमेगैली देखने को मिलेगी इसमें, हिपैटोमेगैली देखने को मिलेगा, लीवर में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें जो पल्स है ना, जो पल्स है ये वीक होने लगती है और रैपिड हो जाती है, जल्दी जल्दी हो जाती है। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा हमको इसमें, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें थी। आप इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, इसका नाम बेसिकली डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, और उसमें भी आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। जो अदर था 2009 WHO क्लासिफिकेशन, इसका तो सिर्फ नाम लिखना है। एक होता है डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइंस और एक होता है सीवियर डेंगू, डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइन, और एक होता है सीवियर डेंगू, ये होता है, ठीक है। जो हमारा पैथोजेनिस और क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशंस और मेन जो है लैब डायग्नोसिस। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम फैक्टर्स देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डेंगू को ज़्यादा आगे तक लेकर जाते हैं। एक तो होता है जो सेरोटाइप 2 होता है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। पहला क्या, जो सेरोटाइप 2 है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और इनका सीक्वेंस क्या होता है, पहले सेरोटाइप 1 इन्फेक्ट करेगा,
बाद में आएगा सेरोटाइप 2 जो कि होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेरोटाइप 2 जो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद जो सेरोटाइप कराता है, ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर तक की स्टेज तक लेके जाता है पेशेंट को, और कहीं कहीं तक में तो और सीवियर हो जाता है तो डेंगू शॉक सिंड्रोम तक, ठीक है। और डेंगू से मेनली अफेक्टेड जो होते हैं वो ऑल एज ग्रुप्स आते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों या फिर मेल या फिर फीमेल में जाते हैं, ऑल एज ग्रुप्स तक जाते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करें, वर्टिकल ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है पर उतना पाया नहीं गया है, बट में अगर रेयर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे सबसे मेन चीज़ जो कि है लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में जो हम सबसे पहले चेक करते हैं वो होता है NS1 एंटीजन डिटेक्शन। NS1 एंटीजन कब कब डिटेक्ट कर सकते हैं? ये डे 1 ऑफ फीवर से लेकर के हम डिटेक्ट कर सकते हैं और अप टू 7 डेज तक पॉजिटिव रहते हैं। डे 1 ऑफ फीवर से लेकर के अप टू 7 डेज ऑफ इन्फेक्शन पॉजिटिव रहता है, NS1 पॉजिटिव पाया जाएगा। इसको हम किसे डिटेक्ट करते हैं? एक तो होता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट और एक होता है एलाइजा। इन दोनों से हम टेस्ट करते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं ये दोनों, या फिर इसको डिटेक्ट करना हाईली स्पेसिफिक होता है। ये अगर डिटेक्ट आ गया ना तो समझ जाओ कि डेंगू है। हाईली स्पेसिफिक होता है फ्लेविवाइरेटिकली। दूसरा जो हम करेंगे वो होगा एंटीबॉडी डिटेक्शन। जो अब देखो हम जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है वो तो स्लो होता है। एंटीबॉडी ये तो ना कि डेंगू आए तुरंत एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, बॉडी उसको फाइट करेगी, बॉडी उसको फाइट करके मारेगी, उसके लिए फिर एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है और बहुत कम प्रोड्यूस होती है। मगर सबसे पहले जो एंटीबॉडी आती है वो आती है IgM। ये फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर आ जाती है, फर्स्ट 5 डेज़ के अंदर आ जाती है, और फर्स्ट 5 डेज ऑफ फीवर के अंदर आ जाती है। और डिसपियर कब होती है? विद इन 90 डेज में डिसपियर हो जाती है। फर्स्ट 5 डेज से लेकर के 90 डेज तक रहती है, ठीक है। और जो IgG है, ये भी लो टाइटर की होगी। लो टाइटर मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो लो होगी। अब जो IgM में फर्स्ट 5 डेज ऑफ फीवर में आ जाती है, ये जो आती है ये 2 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते तक में आती है, 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक में आती है, ठीक है। और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करती जाती है, स्लोली इंक्रीज़ करती है, ठीक है, स्लोली इंक्रीज़ करती है। और जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन में ये रैपिडली इंक्रीज़ करेगी। सेकेंडरी इन्फेक्शन में रैपिडली इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसके अलावा हम वायरल आइसोलेशन भी कर सकते हैं, वायरल आइसोलेशन कर सकते हैं। वायरल आइसोलेशन में हम वायरस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो हम कितने से जो सिम्टम्स आए या फिर फीवर आए उसमें -1 से लेकर के +5 डेज तक में हम वायरल को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बुखार मान लो आज तारीख है मान लीजिए 19, बुखार 19 तारीख को आया, ठीक है, और हमने चेक किया 24 को, तो 19 से 24 तक में मिलेगा। और अगर मान लो बुखार कल आने वाले, जैसे 19 को बुखार है, अगर हम 18 को भी टेस्ट करेंगे तब भी हमको वायरल आइसोलेशन में वायरस हमको दिख जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। और फिर हम इस वायरस को निकाल करके इनोकुलेट करते हैं। कहाँ पे इनोकुलेट करते हैं? या तो मॉस्किटो सेल लाइन में इनोकुलेट करके चेक करते हैं, मॉस्किटो सेल लाइन में इनोकुलेट करके चेक करते हैं, नहीं तो माउस में इनोकुलेट करके चेक करते हैं, ठीक है। डेंगू पहचानने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? मैक एलाइजा कर सकते हैं,
मैकलाइजा में IgM एंटीबॉडी कैप्चर मैक एलाइजा IgM एंटीबॉडी कैप्चर एलाइजा, इससे भी हम डेंगू वायरस को पता कर सकते हैं। और ये जो एलाइजा होता है ये डबल सैंडविच एलाइजा होता है, ठीक है, डबल सैंडविच एलाइजा होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर मेथड्स में हम RT-PCR वगैरह तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब लिख कर आना है। तो भाई ये लगभग हमारा डेंगू कंप्लीट हो चुका है। डेंगू की ना 2 वैक्सीन आती हैं, 2 नहीं, डेंगू की 1 वैक्सीन आती है, तो वो आपको याद रखना है। वो क्या है? चिमेरिक येलो फीवर डेंगू वैक्सीन होती है, ठीक है। कौन सी वैक्सीन होती है? चिमेरिक येलो फीवर डेंगू वैक्सीन, इसका नाम क्या होगा? चिमेरिक येलो फीवर डेंगू, और टेट्रावेलेंट होती है, टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन, ठीक है। तो ये होता है वैक्सीन का नाम। इसका फुल, बस ये लिखना है, इसका फुल फॉर्म लिखना है आपको, चिमेरिक येलो फीवर। ये था CY, डेंगू के कारण है, तो डेंगू। फिर ये लाइव एटीन्यूएटेड होती है, और टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन होती है, टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन होती है, ठीक है गाइस। ये हुआ हमारा डेंगू कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में, अगर मैं इसी लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा तो चिकनगुनिया पढ़ाना है। मैं सोचा दोनों को साथ में कंपैरिजन करके पढ़ा दूँगा, पर वो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो अभी तक के लिए आप डेंगू पढ़िए, मैं जल्दी चिकनगुनिया का लेक्चर अपलोड करूँगा। गाइस आपको मेरे पढ़ाए हुए में से या फिर मेरे लेक्चर में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिएगा। और अगर आप इतना लिख कर आएंगे डेंगू में, 5 नंबर में मेनली आता है ये, तो आपको 4.5 मार्क्स तो ज़रूर मिलेगा, जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। इतना ही सब कुछ देखिए। मैं अपने मेन नोट्स पे अपने टेलीग्राम चैनल पे नीचे दी हुई लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है गाइस। थैंक यू।